सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स किरण प्रकाश की इस चैप्टर के अंतर्गत फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे, है ना। यानी हमारा चैप्टर आपका आ रहा है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। इनमें हम संबंध को स्थापित करने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आज का ये डेरिवेशन या आज का एक टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब ये बच्चों आपको प्रश्न आता है परीक्षा में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न आपको आता है परीक्षा में, परंतु उसमें ये लिखा नहीं आता है कि ये कौन से दर्पण के लिए। क्योंकि हम दो प्रकार के दर्पण को पढ़ते हैं, एक अवतल गोलीय दर्पण, दूसरा उत्तल गोलीय दर्पण। तो प्राय आपको किसी भी दर्पण के लिए आप उसको कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर अवतल गोलीय दर्पण के लिए इसको सीख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने पहले एक चित्र बनाया है। यहाँ पर एक अवतल गोलीय दर्पण है, ठीक। ये इसकी ध्रुव P हो गया, वक्रता के अंदर C हो गया, एक्स वाई इसको दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहां से मैंने एक कोई प्रकाश कण मान लो कहीं से आ रही है, वो कक्ष के समांतर आ रही है। यहाँ पर क्योंकि वस्तु की स्थिति से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल वक्रता के अंदर फोकस और ध्रुव इनसे मतलब है। और यहाँ से मान लीजिए फोकस से चली जाती है, जाएगी फोकस से, क्योंकि हम ये जानते हैं प्रकाश किरण। अब इस बिंदु पर हमें आपतन और परावर्तन कोण नापना है, तो अभिलंब चाहिए। तो बच्चों, अगर हम वक्रता केंद्र को दर्पण की परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु से मिला दें, किसी भी बिंदु से मिला दें, तो ये जो रेखाखंड बनता है इसे उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए, अब यहाँ से अपन ले लेते हैं कि ये ए बी एक आपतित किरण है और बी सी बी डी दिशा में मालूम निकल गई है, बी दिशा में निकल गई है, ठीक है ना। फोकस से होती हुई बी दिशा में निकल गई है। अब ये वाला जो कोण है ये अभिलंब कहलाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि वक्रता केंद्र को परावर्तक सतह के किसी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उस पर अभिलंब कहलाती है। तो ये वाला आपतन कोण हो जाएगा, ये वाला हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। इतना पर को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस दर्पण के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका नामांकन लिख देते हैं, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। नामांकन लिखने से क्या होता है, फिर हमें थ्योरी नहीं लिखना पड़ती है ज्यादा। जैसे कि हमें लिखना पड़ेगा कि इसमें एक्स वाई एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र सी है, ध्रुव P है और पी सी इसकी मुख्य अक्ष है। तो ये सब कम लिखना पड़ेगा थ्योरी। तो नामांकन लिख देते हैं। तो नामांकन में पहले लिख दो एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, ये हमारा एक्स वाई हो गया, ठीक है। हाँ, हो गया। पी क्या है, पी इसका ध्रुव है, ध्रुव बिंदु है। सी, सी इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, चलो ठीक है। फिर सी पी या पी सी क्या है, पी सी, पी सी है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। हमने पढ़ा था ना कि ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ए बी, ए बी, ए बी एरो बना देना, ये है वो आपतित किरण, आपतित किरण, ये भी आपतित किरण है, ठीक है। बी डी, बी डी ये है वो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है, ठीक है, ठीक है। प्लस बी सी, बी सी बिंदु बी पर अभिलंब, बिंदु बी पर क्या है, अभिलंब है। वेरी गुड, अभिलंब है, ठीक है। और कुछ रह गया, सब हो गया, ठीक।
तो ये हमने नॉमिनेशन लिख दिया, नामांकन। मतलब जब भी अपन चित्र बना हुआ, आपने देखा होगा क्वेश्चन में आता है कि नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए, तो ये चित्र है और इस चित्र का नामांकन है। बात समझ आ गई। अब हमें ये सारी चीजें वहां पर अब थ्योरी में मेंशन नहीं करना पड़ेगी कि कौन सी चीज क्या है, ये अपन ने इसको ले लिया। तो अब मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। माना एक्स वाई एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और इसका फोकस F है। एक प्रकाश कण AB मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु B पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई BD दिशा में चली जाती है और CB बिंदु B पर अभिलंब है। अब माना, अब यहाँ से माना से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो माना में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोणों को मानना है हमारे लिए। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि माना, आप इसमें भी एक और लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो थ्योरी में नहीं खोलना पड़ेगा। आप जो चढ़े वो भी कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है, बस इसी में स्पेसिफिसिटी है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि माना कोण ABC, कोण ABC इक्वल टू आई, ये अपन ने आई माना, ठीक है ना। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण। और कोण CBF, CBF मान लो चाहे CBD मान लो, बराबर क्या मान लिया, R। ये कौन सा कोण हो गया हमारा, परावर्तन कोण। क्या इतना सबको समझ में आ गया, हाँ आ गया होगा। अब यहाँ लिख दो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आर, या कोण का साइन बना दो, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ गया सबको, हाँ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चित्र में AB और CP समांतर हैं। यहाँ देखें चित्र में हमने क्या देखा, AB समांतर CP, AB और CP एक दूसरे से समांतर है क्योंकि AB आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, लिखा है। अगर यह समांतर है तो J वाला कोण और J वाला कोण बराबर हो जाएगा। तब आप यहाँ पर लिख दो कोण ABC, और ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF, BCF कौन से कोण है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है ये, एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। कौन से कोण एकांतर अंतः कोण, देखो AB और CP समांतर है तो ABC ये वाला कोण और BCF ये वाला, इसकी बात करें, ये दोनों कैसे हो गए, एकांतर अंतः कोण, तो हम जानते हैं बराबर होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ABC कितना है, ये तो आई है, तो ये भी तो आई होगा। यहाँ पर लिखेंगे परंतु कोण ABC बराबर आई, इसलिए का साइन बना दो कोण BCF, ये भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो BCF भी हमारा कितना निकल आया, आई निकल आया। क्लियर होगी बात सभी को, हाँ हो गई होगी, ठीक है ना। अब समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में आई बराबर आर है, नहीं है, आई बराबर क्या है, आर है। तो आई को हम लिखेंगे BCF, आई को, आर को लिख दें CBF, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण, अच्छा एक ये याद रखना, आई को मुझे क्या लिखना है, CBF, सॉरी, आई को मुझे क्या लिखना है, BCF, और आर को मुझे क्या लिखना है, CBF। तो एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं और इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है ना। अब आ जाएंगे तो बना जाएंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, ध्यान देना,
समीकरण किस किस से ले रहा है? एक ए है, दो ये है और 3 से। हम क्या कर रहे हैं? आई है ना, आई को मैं लिख देता हूं BCF बराबर, यहाँ पर आर है, आर को मैं लिख देते हैं CBF। ठीक है ना, तो BCF बराबर क्या आ गया? CBF। ठीक है ना, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, आ गया। अब चित्र से त्रिभुज CBF में ध्यान देना, CBF में क्या आ गया? ये दोनों कोण बराबर आ गए। CBF में कौन कौन से कोण? देखो ये है, BCF बराबर हो गया क्या? CBF। तो CBF में अब देखो, हम जानते हैं, प्रमेय पढ़ी अपन ने, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उन कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये प्रमेय पढ़ी हमने 9th क्लास में। तो ये जो त्रिभुज CBF है, ध्यान देखो, CBF ये वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हो गए ना, आई बराबर आर होते ही है। तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? इस कोण के सामने है ये वाली भुजा। कौन सी है? BF। आर, इस कोण के सामने कौन सी भुजा? ये वाली भुजा CF। तो यहाँ पर आ जाएगा BF बराबर आ जाएगा CF। कारण लिखेंगे समान कोणों के सामने की भुजाएं, समान कोणों के या की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। बात समझ में आ गई? BF, आई के सामने कौन सा है? BF। आर के सामने कौन सी है? CF। आई बराबर आर है, यानी ये दोनों कोण बराबर है। तो यहां से BF बराबर क्या आ गया? CF। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 5। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए दर्पण का द्वारक छोटा है, हम एक कंडीशन लगा देते हैं, दर्पण को छोटा द्वारक ले लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं, माना दर्पण का द्वारक छोटा है, माना दर्पण का द्वारक छोटा है। हम छोटे दर्पण के लिए एक कंडीशन है प्रूफ करते हैं। तो माना दर्पण का द्वारक छोटा है तो BF के कैसा होगा? निकट होगा। तब जो BF है ये लगभग बराबर होगा हमारा, लगभग बराबर होगा किसके? BF PF की बराबर हो जाएगा। मतलब यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो ये B बिंदु P के सन्निकट होगा। अगर B बिंदु P के सन्निकट होगा तो चाहे हम B से F तक नापें, चाहे P से F तक नापें, बोथ आर सेम। अपन को कंडीशन लगानी है। ठीक है ना। अब ये इस समीकरण 5 में BF को मुझे PF लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 5 से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ BF को क्या रखना है? PF। यहाँ पर आएगा PF बराबर आ जाएगा PF बराबर CF। PF बराबर BF को मैंने क्या बना दिया? PF बना दिया। तो यहाँ पर PF बराबर आ गया हमारा CF। क्लियर होगी बात? हाँ, क्लियर होगी। अब ये दोनों बराबर है तो क्लियर हो गया, तो मध्य बिंदु है। लेकिन चलो थोड़ा और कर लेते हैं। अब दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों तरफ मैं PF जोड़ देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा PF प्लस PF इक्वल टू CF प्लस PF। अब PF प्लस PF तो हो जाएगा 2 इंटू PF और CF प्लस PF, देखो जरा, CF प्लस PF ये पूरी PC नहीं बन जाएगी भाई? CF प्लस PF बराबर CP या PC। तो PC लिखना है इसको, है ना। PC क्यों लिखना है? क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। PC लिख दिया। इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा? 6। अब लगाओ चिन्ह परिपाटी से। अब ये देखो PF क्या है? PF मान ध्रुव से फोकस तक की दूरी,
तो इसको एफ बोलेंगे। तो पी एफ इक्वल टू लिखेंगे माइनस एफ, ये क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अच्छा, माइनस क्यों लगाया, तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि परावर्तक सतह के बाईं ओर जो दूरियां मापी जाएंगी वो नेगेटिव होंगी, तो इस तरफ ना पड़ा तो नेगेटिव होगी। अच्छा, एक बात और इससे ध्यान रख लेना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है ना। अब पीसी, पीसी पी से लेकर के सी मतलब ध्रुव से वक्रता के अंतर की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, इसको माइनस आर लिखेंगे। ये कौन है, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये समीकरण 4 को इससे विस्थापित कर दो, तो समीकरण 6 को है ना, समीकरण 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस एफ इक्वल टू माइनस आर। दोनों पक्षों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 2f इक्वल टू आर हो जाएगा, या f इक्वल टू हो जाएगा r/2। ये संबंध आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार हम लिख देंगे कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या ये लिख देंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। तो ये हमारे पास अभिष्ट संबंध आ गया, ठीक है ना। आशा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। एक बार ये पूरा फुल्ली लिखा हुआ है और फुल लिखा हुआ है ना, इसमें मतलब कहीं ये नहीं है कि कोई चीज आपकी छूटी हुई है, ऐसा बिल्कुल सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या आया, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है, तो एक्स वाई अवतल गोलीय दर्पण बनाना, इस तरफ इसमें कलई कर देना, और ये पी और इस तरफ मानी पॉलिशिंग हो गई, इस तरफ आपकी परावर्तक सतह बन जाएगी। हमेशा परावर्तक सतह बाईं ओर बनाना है। अब एक प्रकाश कण बनाना मुख्य अक्ष के समांतर है ना, और ये फोकस होकर चली जाएगी, और सी से पी को मिलाना। याद रखना इसमें एरो बनाना है, इसमें एरो बनाना, पर इसमें एरो नहीं बनाना क्योंकि ये करना नहीं है। ये क्या है, ये है वो अभिलंब है, तो ध्यान रखना ये अभिलंब है। तो कर्ण, इसमें कर्ण का मार्क बनाना है, इसमें बनाना है, पर इसमें नहीं बनाना है। इसमें ना बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। नामांकन सबसे पहले जो चित्र में कौन क्या है, एक्स वाई अवतल गोलीय दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, पी सी इसकी मुख्य अक्ष है, ए बी पर कर्ण है तो कर्ण पर एरो बना देना। आपतित कर्ण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, बी डी परावर्तित कर्ण है वो फोकस से ही जाएगी, बी सी बी डी, और बी सी क्या है, बिंदु बी पर अभिलंब है बी सी। अब माना कोण एबीसी बराबर आई आपतन कोण, CBF बराबर आर परावर्तन कोण, परावर्तक नियम लगा देना, दोनों बराबर। इसको बस समीकरण 1 देना, इसको समीकरण 2 दे देना। अब चित्र में आप देखें AB समांतर PC है या CP है, तो अगर दो समांतर हो, इनकी त्रिज्याछेदी रेखा है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। तो यहाँ से ABC कोण ABC बराबर होगा कोण BCF, एकांतर अंतः कोण। परंतु ABC का मान तो आई है ना, तो BCF भी आई हो गया, तो BCF को आई दे दिया, समीकरण 3 दे दिया। अब समीकरण 2 1 2 और 3 से 1 2 और 3 से आपको लिख देना है BCF, माने यहाँ पर I को BCF बना दूं और R को यहाँ पर क्या बना दूं, CBF। तो BCF बराबर CBF आ गया। चित्र से त्रिभुज CBF में BF बराबर क्या आएगा, CF, उनको क्या बोलेंगे, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। अगर किसी त्रिभुज की त्रिभुज CBF देखो जरा, CBF इसमें A और A कोण बराबर होगा, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर कर देना। अब माना एक कंडीशन लगा देना बस यहाँ पर कि माना दर्पण का द्वारक छोटा है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो B बिंदु P के निकट आ जाएगा, तो फिर हमारा B से F और P से F दोनों को लगभग बराबर कर देना, और फिर यहाँ पर BF को PF बना देना, तो PF बराबर CF हो जाएगा। दोनों पक्षों में PF जोड़ दो, 2PF इक्वल टू PC, क्योंकि CF प्लस PF बराबर पूरा PC बन जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी से PF बराबर माइनस है, PC बराबर माइनस आर, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या रख दो और आंसर आ गया। इस प्रकार हमने क्या देखा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ये आपको ये की डेरिवेशन आपको दिया हुआ है, आज आपने इसको समझ लिया। अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र के बारे में, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं, अच्छी तरह इसको लगा लेना। अभी भी परीक्षा जो तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है उसमें भी ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको अब परावर्तन के अंतर्गत केवल दो ही चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, तो दो ही चीजें बस पढ़ना है। एक का अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दर्पण सूत्र,
अब हम पढ़ रहे हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, अब हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या कहलाता है? किसी दर्पण की फोकस दूरी f, उससे वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी को u स्मॉल u लिखना है, और प्रतिबिंब की दूरी v, इन तीनों में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र ऐसा होता है, देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये दर्पण सूत्र कहलाता है, ठीक है ना। सबको याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। क्या बोलते हैं इसको? अपन दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या कहलाता है? परिभाषा क्या बनेगी दर्पण सूत्र की? किसी दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी उससे प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u, इनमें संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी परिभाषा बनेगी, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक। चलो अब इसको स्थापित करते हैं दर्पण सूत्र को। तो इसकी हम स्थापना कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं इसको। तो वही सिस्टम है, ये मैंने एक अवतल गोलीय दर्पण बनाया। अच्छा, इसमें भी वही सिस्टम है, अवतल उत्तल दोनों के लिए होता है, तो हम अवतल के लिए आपको समझा दे रहा, उत्तल के लिए आप कर लेना। और वैसे तो परीक्षा में दर्पण लिखा हुआ नहीं आता है, लेकिन समय को हिसाब से आप इतना तैयार कर ही लें। पी हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा? सी आ गया, ठीक है ना। ये तो हम बना नहीं, और एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, हाँ आएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, तो ये चली गई। तो ये हमारा आने वाली, और ये हमारी कौन सी हो गई? जाने वाली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर एफ लिखेंगे, ये फोकस है, क्योंकि हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। समझ गए हो गया, है ना। अब चलिए दूसरा अपन यहाँ पर लेते हैं, दूसरी प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण आपको जहां से भी लेना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे तो फोकस से ले लो, और चाहे तो माने आप कहीं से भी ले लो। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण मैंने मान लो यहाँ फोकस से निकाली, तो मुख्य अक्ष कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से, ये देखिए, ये चलो यहीं से ले लेते हैं, एक फोकस से होकर के आ रही है, फोकस से होकर के, फोकस से होकर के आई, बिल्कुल सीधे आना चाहिए, ठीक है ना। ये कहाँ से होकर के आई है? फोकस से। तो कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो जाने दो, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कुछ नहीं। तो हम जानते हैं परावर्तित और आप परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी, ए बी, तो ये ए इसका ए डैश, ये ए का प्रतिबिंब है ना, देखो किरणें ए से निकली थी, ए आई और ए आई, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए का प्रतिबिंब बनेगा, तो मैंने उसको नाम दे दिया ए डैश, ए डैश नाम दे दिया। इतना समझ में आ गया? हाँ आ गया होगा। अब इससे मुख्य अक्ष पर लंब डाल दो, लंब डाल दो, इससे मुख्य अक्ष पर ही लंब डाल दिया, तो इसको बोलते हैं वो प्रतिबिंब पूरा। तो ये हमारा ए डैश, और मैंने इसको नाम दे दिया बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या बन गया हमारा? ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। वास्तविक प्रतिबिंब किसका बन गया? ए बी का बन गया, ठीक है ना। अब अपन एक काम और करते हैं इसमें, तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। अब मैंने ए से पी और ए डैश से पी को मिला दिया, वो भी एक प्रकार की किरण ही कहलाएंगी, ठीक है ना। तो मैं वो काम अभी बाद में कर लूंगा, ठीक है, बाद में कर लेंगे उसको। अब इसमें आपका ए डैश बी डैश ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें इसका? सबसे पहले क्या लिखना है हमें इसका? नामांकन लिखना है, बताया था ना नामांकन। तो नामांकन में क्या लिख दूं? पहले एक्स वाई, ये क्या है? अवतल गोलीय दर्पण। तो मैं इसको लिख देता हूं अवतल दर्पण, एक्स वाई का अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। पी क्या है इसका? पी क्या है इसका? पी, पी इसका ध्रुव है, ठीक है। सी क्या है? सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ध्यान से देना बच्चों, ध्यान देना इस पर। सी वक्रता केंद्र है, ठीक है। फिर पीसी क्या है? पीसी या सीपी, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, पीसी या सीपी। फिर ए बी क्या है? ए बी, ए बी है वस्तु, रैखिक वस्तु, रैखिक वस्तु, रैखिक आकृति है, रैखिक
वस्तु है। ए डैश बी डैश क्या है फिर? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ ठीक है, ए डैश बी डैश। अब इसको नाम दे देते हैं कर्ण, कुछ बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं टी कर्ण, डी। तो ए डी डी और यहाँ पर दे देते हैं ई, ठीक है ना। तो बताओ मुझे ए डी क्या है? ए डी कोमा और ए ई, ए डी और ए ई, ये क्या है? आपतित कर्ण है। क्या है ये क्या है दोनों? आपतित कर्ण है। आपतित कर्ण है। कौन है आपतित कर्ण? है ए डी और ए ई। अब परावर्तित किरणें कौन सी हैं? डी ए डैश और ई ए डैश। डी ए डैश और ई ए डैश, ये क्या है? ये परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें। ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है, ठीक है। अब बताओ कुछ छूटा तो नहीं है? सब हो गया। एक्स वाई ये अवतल दर्पण हो गया। पी ध्रुव है। सी वक्रता केंद्र है। पीसी इसकी मुख्य अक्ष है। ए बी रैखिक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी है। ए डैश बी डैश ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब है ये, ठीक है। और ए डी और ए ई आपतित किरणें हैं, इन पर एरो लगा देना। डी ए डैश और ई ए डैश ये क्या है? परावर्तित किरणें हैं, ठीक है। और कुछ छूटा? नहीं छूटा। कुछ होगा तो अपन लिख लेंगे उसको, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? इसका नामांकन हो गया। नामांकन से फायदा क्या होगा? देखो, वैसे हमें अगर नामांकन नहीं लिखेंगे तो मालूम कितना लिखना पड़ेगा? ये पूरी कहानी लिखना पड़ेगी कि माना एक्स वाई एक अवतल गोलीय दर्पण है, इसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी और पी सी मुख्य अक्ष है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक रैखिक वस्तु ए बी रखी हुई है। ए बी से बिंदु ए से एक प्रकाश कण ए डी चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, जो फोकस से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश कण फोकस होकर आती है जो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। दोनों परावर्तित कण ए डैश पर मिलती हैं। ए डैश से ए बी पर हम लंब डालते हैं तो ए डैश बी डैश ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कितना लिखना पड़ेगा? तो वो सब चीजें इसमें मेंशन कर दी अपन ने। बात समझ में आई? इसलिए हमें नामांकन किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब भी कर्ण का नाम लिखो तो एरो लगाना है, यहाँ पर भी एरो नहीं भूलना, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? इसमें चित्र में जरा ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर समरूपता का प्रयोग करना है। समरूपता त्रिभुजों का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ए बी एफ और ए डैश बी डैश एफ दिख रहा है ना? दिख रहा है ए बी एफ और ए डैश बी डैश एफ दिख रहा है। तो ये दोनों हैं वो हमारे समरूप त्रिभुज। क्यों है समरूप त्रिभुज? ये वाला कोण 99 थीटा है दोनों में। ये वाला कोण कितने कितने का है? 99 थीटा है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास ले लें, दूसरे कोण हमारे पास कौन से आ गए? इसमें कौन से मैंने त्रिभुज लिए हैं? ए बी एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो ये वाला, ये शीर्ष वाले कोण, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो ये कोण ऊपर में इसमें लगाएंगे या को लगाएंगे तो ये दोनों त्रिभुज हमारे लिए कैसे प्राप्त हो जाएंगे? समरूप। कैसे प्राप्त हो जाएंगे बच्चों? समरूप हो जाएंगे। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो हम ऐसा भी निकाल सकते थे, एक कर्ण यहाँ से सी से निकालते तो ये दोनों सी साई में कोण हमारे हो जाते, तो एक बार में ही अपन को वो प्राप्त हो जाते पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसमें समरूपता का हमें कंडीशन। अच्छा, एक और हमें एक पेयर तो ये हो गया हमारा समरूपता का, ए बी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ठीक है ना। और एक और अपन को चाहिए पड़ेगा, तो हमें यहाँ से इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना, इन दोनों को। अच्छा, इसमें क्या करेंगे अपन? जो ये प्रकाश कण मैंने यहाँ पर ली है, कौन सी? ए, जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, अगर मैं यहाँ से इसको निकाल दूं तो आपकी ये कंफ्यूजन मिट जाएगी। कौन सी कंफ्यूजन मिट जाएगी? ये वाली मिट जाएगी कि एक तो मुझे यहाँ से इसको मिलाना है, तो यहाँ पर पूरा चित्र थोड़ा सा एकदम मिला दिख जाएगा। तो एक काम कर, इस को हम हटा लेते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा। अब मैंने यहाँ से क्या कर, यहाँ से मैंने एक कर्ण निकाली, वक्रता केंद्र
प्रतिवर्तनक नियम पढ़ा अपन ने? हाँ पढ़ा है। प्रतिवर्तनक नियम में क्या लिखा है? प्रतिवर्तनक नियम लिखा है कि अगर कोई प्रकाश का वक्रता केंद्र से होकर के जाए, कहाँ से होकर के जाए? वक्रता केंद्र से। अगर कोई प्रकाश का वक्रता केंद्र से होकर के जाए तो वो सीधी निकल आती है और सीधी वापस आती है। तो मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ, ऐसे बढ़ा देता हूँ, है ना, ऐसे। ठीक है, तो अब ये जैसी जाएगी वैसी ही क्या होगी? लौट आएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ रही होगी। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि मुझे एक प्रकाश कण भी ऐसी ए वाली बनानी है, तो ये पूरा का पूरा चित्र जो है हमारा बहुत ज्यादा भरा हुआ लगने लगेगा, तो वो इस टाइप का ना दिखे, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है ना, ये बना दिया। तो एक प्रकाश कण ये डी आई और ये डी ए डैश दिशा में चली गई, डी ए डैश दिशा में, डी ए डैश दिशा में। दूसरी प्रकाश कण हमारी वक्रता केंद्र से आई, तो वो सीधी निकल के जैसी आई थी, सीधी निकल के जैसी आई थी, है ना। इसको मैंने वाई नाम दे दिया, और यहाँ पर मुझे क्या नाम दे देना चाहिए? ई। मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी जगह बना लेते हैं। यहाँ पर ये वाई दे देना और यहाँ पर क्या दे देना? ई। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है ना, ये हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। ठीक है, अब ये चित्र हमारा क्या होगा? अभी हमें जब इसको मिलाना है तो ये सरल दिखेगा, अभी हम बता रहे हैं आपको कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया। अब इसमें थोड़ा सुधार दो। ए सी पी पी सी मुख्य अक्ष है, ए बी रैखिक वस्तु है, ठीक है, ए बी। अब ए डी और ए ई, ठीक है, आपतित किरण है, और डी ए डैश और ई ए डैश, ये सारा सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, चित्र पर बदल दिया मैं। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ से, अब यहाँ पर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अब देखो चित्र में, ध्यान दीजिए बच्चों, चित्र में त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज बच्चों? ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, जल्दी बताओ? हम बात कर रहे हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये वाला जो कोण है ये 90-90 के हैं, क्योंकि वस्तु को हमेशा लंबवत रखते हैं। और ये वाले कोण जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये एकांतर वो सीसाई कोण है। और ये वाले कोण देखो, ये हमारे एकांतरंता कोण है, तो इसमें को प्रमेय लग गई, तथा ये किस प्रमेय से, किस समरूपता से? को या ए लिख दे रहा सीधा, ए समरूपता से, या कौन कौन से चित्र में त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी और ए डैश बी डैश सी ए समरूपता से समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं, अर्थात समरूपता कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए समरूपता से। ठीक है ना, कौन कौन सी समरूपता? ए कैसे? ये वाला कोण 90, तो ये वाला इसका 90, ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिभुज हो गए, इनको लिखेंगे सीसाई कोण, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये कौन से कहलाएंगे? एकांतरंता कोण, क्योंकि ये समांतर है और ये तिरछी रेखा है। तो ए समरूपता से समरूप है, चित्र में त्रिभुज जे तथा जे ए समरूपता से समरूप है, अर्थात जे है। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो क्या होगा? इनकी संगत विधानुपातक होंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। ये बात अपन ने 10th क्लास में पढ़ी है समरूपता, इसलिए इसके हम लेंगे ए बी भुजा, तो इसकी ले लो ए डैश बी डैश, संगत भुजा लेनी पड़ती हैं, तो इसकी ए बी तो इसकी ए डैश बी डैश बराबर। अब इसकी ले लेते हैं अपन बी सी, तो इसकी लेंगे बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी। तो यहाँ से ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू आ गया बी सी बटे बी डैश सी। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, मैंने चित्र क्यों बदला था। अब मैंने क्या किया, ए से पी को और ए डैश से पी को मिलाया। अब थोड़ा सा चित्र आपको क्रिटिकल सा दिखने लगेगा। हमने क्या किया, ए तथा ए डैश को किससे? बिंदु पी से मिलाया।
बोलो किससे मिलाया हमने इसको किससे मिलाया, जल्दी बताओ। ए तथा ए डैश को बिंदु पी से मिलाया तो दो त्रिभुज बने हमारे पास, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ये भी समरूप है, क्यों है आओ देख लेते हैं। तो ये वाला कौन 90-90 का है, ये तो दिख ही रहा है ये वाला। और ये परावर्तन के नियम जो समझाया था उसमें बताया था कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण होती है, मुख्य अक्ष के साथ दोनों समान कोण बनाती है। मिलाया तब चित्र से त्रिभुज कौन कौन से, तब चित्र में त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी कौन सी समरूपता लग गई, को ए ए हमने दो ले ली, ए अगर ए लगे माने दो कोण देख लो आप, ए वाला ये 90-90 के और ये दोनों कोण आपस में बराबर, ए उपप्रमेय से उपप्रमेय से कैसे हो गए, समरूप हैं। कैसे हैं बच्चों, समरूप हैं। अच्छा ए उपप्रमेय लिख दें, चाहे ए जैसे यदि दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर तो तीसरा भी होता है। आप तो अभी यहाँ पर ए दिख रही है हमें तो ए लिख दो आप, ऊपर समरूप हैं अर्थात समरूपता लिख दो, अर्थात त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, इसलिए इनकी भी संगत भुजा अनुपातिक होंगी। ठीक है, तो इसकी संगत भुजा ए बी ले लो, इसकी ए डैश बी डैश, देखो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, तो इसकी ए बी ले लो, ए बी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब इसके लिए ना अपन को पी बी बड़ी वाली पी बी, पी से लेकर बी तक पी बी, तो इसके लिए ना आपको पी बी डैश बटे पी बी डैश, याद रखना यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया ए बी पी और ये छोटा वाला ए डैश बी डैश पी, तो इसकी मैंने ये वाली ले ली, फिर इसकी मैंने ये वाली ले ली, तो इसकी मुझे ये ले ली। अच्छा ध्यान रखना दूरियां ध्रुव से नापते हैं इसलिए हम पी से स्टार्ट करते हैं ना। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इतना समझ आ गया, हाँ आ गया होगा। हालांकि उनको इस चीज से मतलब नहीं होता, आपको समरूपता का डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से कोण बराबर है, आपको तो बस लिख देना है। तो चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा ए डैश बी डैश सी में ए समरूपता से समरूप है, ठीक है ना, ये अर्थात ये ऐसा है तो ये संगत अनुपातिक होंगी। अब ए तथा ए डैश को बिंदु पी से मिलाया, फिर चित्र से त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में ए उपप्रमेय से समरूप है, ये आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से ध्यान दो बच्चों, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान दो, इनकी एलएचएस बराबर है ना, हाँ है, तो आरएचएस बराबर कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी बटा बी डैश सी इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा पी बी बटा पी बी डैश, ठीक है ना, ये। अब ध्यान से देखो इसमें से कौन सी दूरी है जिसको हम सीधे माप नहीं सकते, अभी ऐसी कौन सी दूरी है सीधी नहीं माप सकते, तो आओ बताते हैं। पी बी, पी से लेकर बी माने वस्तु की दूरी, इसको तो यू लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पी बी डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी लिख देंगे, लेकिन बी सी देखो आप, बी सी को नहीं नाप पाओगे, तो बी सी को क्या करें, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, तो बी सी को मुझे लिखना चाहिए, बी सी चाहिए मुझे है ना, तो पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी, तो मैं बी सी को लिख देता हूं, बी सी को लिख देता हूं पी बी, पी से लेकर बी तक पी बी माइनस पी सी, समझ गया होगी। और बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी को मैं लिख देता हूं पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा पी बी बटे पी बी डैश, इतना समझ आ गया। ध्यान से देख लीजिए बी सी को मैंने क्या लिखा है, बी सी को ध्यान दो, बी से लेकर के सी तक, देखो जरा बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक बी सी को मैंने लिखा, ये देखो बीपी में से क्या घटा दो, सीपी घटा दो, भाई ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसमें से यहाँ से यहाँ तक घटा दो, लेकिन हम बीपी को पी बी लिखेंगे क्योंकि दूरियां ध्रुव से नापनी है, तो ताकि हमसे कंफ्यूजन ना हो, तो पी बी
में से पी सी घटा दो तो बीच की बी सी बचेगी, तो पी बी माइनस पी सी लिख दिया। फिर बी डैश सी ये है, तो बी डैश सी के लिए हमने पी सी में से पी बी डैश घटा दिया, तो पी सी में से पी बी डैश घटा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए होंगे सभी। अब चलो अब लगाते हैं अपन चिन्ह परिपाटी। अब क्या लगनी है हमारी, चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पर लिख दो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, ध्यान दीजिए चिन्ह परिपाटी। पी बी क्या है, पी बी, पी बी, पी माने ध्रुव, बी माने यहाँ देखो वस्तु है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो उसको लिखेंगे माइनस यू, या लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं बच्चों, 10th क्लास में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, यू वस्तु की दूरी। फिर पी सी, पी से लेकर सी तक, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। पी सी, तो ये क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो लिख देंगे आर माइनस आर, या 2f, आर इक्वल टू 2f होता है ना, तो माइनस 2f। तो यहाँ पर क्या आएंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। भाई ये क्या है, आर है, और आर को क्या लिखते हैं अपन, 2f, तो 2f लिख दिया मैंने, पीसी। अब चाहिए पी बी डैश, पी बी डैश माने ध्रुव से, बी डैश माने प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको माइनस भी लिखेंगे, या लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना, पी बी डैश। और कुछ है इसमें, पी बी, पी बी, पी बी डैश और पी सी, तीनों चीजें होंगे। इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा, 3। अब समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी लगा दो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी लगा दो। तो यहाँ पर पी बी को मुझे लिखना है माइनस यू, माइनस पी सी को लिखना है माइनस 2f अपॉन पी सी को लिखना है माइनस 2f, माइनस पी बी डैश को लिखना है माइनस भी, इक्वल टू पी बी को मुझे लिखना है माइनस यू बटे माइनस भी। ठीक है ना, पी बी प्लस। अब ये चिन्ह को हल कर लो, तो यहाँ पर आ गया माइनस यू, और ये माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा, और नीचे माइनस 2f, और ये प्लस भी, और यू अपॉन भी, माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब तेरे गुणा कर दें, तो यू भी कैश में गुणा कर दो, तो माइनस यू भी और प्लस 2vf बराबर, पहले इसका यहाँ गुणा कर दिया, इसका यहाँ गुणा कर दो, त्रियक गुणा, तो इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 2uf हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, u भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब u भी वाले एक तरफ करना है, बाकी दूसरी तरफ, तो मैं u भी को इस तरफ ले जाता हूँ, प्लस का हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास है वो 2uf इस तरफ आ गया, और प्लस 2vf ए पहले से है, और यहाँ पर u भी बचेगा, और यहाँ से u भी और पहुंच गया। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 2uf प्लस 2vf इक्वल टू 2uv। अब दोनों पक्षों में 2uvf से भाग दे दो, दोनों पक्षों में किससे, 2uvf से भाग देने पर, भाग देने पर, चलो दीजिए दोनों पक्षों में 2uvf से भाग, तो 2uf अपॉन 2uvf प्लस 2vf अपॉन 2uvf इक्वल टू 2uv अपॉन 2uvf। अब जो कैंसिल हो रहा है काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, u से u कट गया, f से f कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, f से f कट गया, यहाँ पर 2 से 2, u से u और v से v। तो कहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 1/v बचेगा, हाँ बचेगा, यहाँ पर 1/u बचा, इक्वल टू यहाँ पर 1/f बचा। देखो यही तो है, यही दर्पण सूत्र है, बस लिख देना है, यही क्या है, दर्पण सूत्र है। एक लाइन ये लिख देना है कि यही दर्पण सूत्र है।
अब अगर आप एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूं तो हो सकता है थोड़ा आप, ये पूरा है, ये इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, तो आपको ये पूरा ही इतना ही आपको लिखना है परीक्षा में, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, कुछ ज्यादा खास कठिन नहीं है, इसलिए चित्र को सुधारा था। क्वेश्चन आएगा आपको, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, इसकी स्थापना कीजिए। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, इसकी स्थापना कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है किसी दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और उसकी फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। ये निम्नानुसार होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक। अब पहले नंबर आपको चित्र बनाना है, तो एक्स वाई ये अवतल गोलीय दर्पण बना देना, इसकी मुख्य अक्ष खींच देना, पी और सी बना देना। अब इस पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखना है ए बी। ए से एक प्रकाश करने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से चली जाएगी, दूसरी प्रकाश का वक्रता केंद्र से निकालनी है और वैसे ही वापस लौटा देनी है। ठीक है, तो दोनों प्रकाश किरणें बिंदु ए डैश पर काटेंगी, तो ए डैश से इस पर लंब गिरा देना है, ए डैश बी डैश, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। नामांकन लिख दो सबसे पहले, एक्स वाई को लिख देना अवतल गोलीय दर्पण है। फिर इसके बाद पी क्या है, इसका ध्रुव है। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। पी सी क्या है, मुख्य अक्ष है। ए बी क्या है, रैखिक वस्तु है। ए डैश बी डैश क्या है, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब वहां दिख रहा है। फिर ए डी और ए ई क्या है, ए डी और ए ई आपतित किरणें हैं। फिर डी ए डैश और ई ए डैश ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं। अब बस, अब चित्र से मैं त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ए समरूपता से समरूप हैं, अर्थात ऐसा लिख देना समरूपता का साइन बनाकर। इसलिए इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो संगत भुजाएं ए बी और इसकी ए डैश बी डैश ए अनुपातिक, और इसकी बी सी और इसकी बी डैश सी के ले लेना, समीकरण दे देना। फिर ए तथा ए डैश को मिला देना, किससे, पी से। तो ए और ए डैश को बिंदु पी से मिलाया। तो चित्र से त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ए बी समरूप होंगे, कौन सी प्रमेय से, ए उपप्रमेय से, ऐसा लिख देना। अर्थात ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये दोनों समरूप होगा। समरूप है तो क्या होगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी पी बटे पी बी डैश। अब समीकरण 1 व 2 में एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस बराबर कर देना। अब यहाँ पर देखना कौन सी दूरी हम सीधी नहीं नाप पा रहे हैं, तो पी बी ध्रुव से वस्तु की दूरी यू लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे, ये नहीं नापेंगे। तो बी सी को चेंज करना है, तो बी सी को लिखना है पी बी माइनस पी सी, बी डैश सी को लिखना है पी सी माइनस पी बी डैश। बस इतना ए स्टेप ध्यान रख लेना आप लोग, बस बाकी चिन्ह परिपाटी लगा दो। तो पी बी है वो माइनस ही वस्तु की दूरी, माइनस में आएंगी सब दूरियां क्योंकि इस तरफ नप रही है। पी सी इक्वल टू माइनस आर या माइनस 2f वक्रता त्रिज्या, पी बी डैश इक्वल टू माइनस बी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक। अब समीकरण 3 में इसमें सबके मान लिख दो, ए माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होंगे। अब त्रिज्या गुणा कर दो, भी का यहाँ पर करेंगे तो यू भी टू भी एफ, और इसका यहाँ कर दो तो टू यू एफ यू भी। अब आपको यू भी वाले एक साइड कर लो, तो यू भी उस तरफ ले जाओ और टू यू एफ इस तरफ ले जाए, टू यू एफ प्लस टू वी एफ बराबर टू यू भी आ गया, और दोनों पक्षों में टू यू भी एफ से भाग दे दो, आंसर आ गया। लिख दो यही दर्पण सूत्र है। तो इस प्रकार आप लोग दर्पण सूत्र की स्थापना कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक में परावर्तन और इसके बाद सीधा अपवर्तन स्टार्ट है, मतलब परावर्तन में आपको इतना ही पढ़ना है, कितना, दर्पण सूत्र और फोकस दूरी और किसमें, वक्रता त्रिज्या में संबंध है। अच्छा, मैं एक लाइन और आपको बता दूं, ये जो दर्पण सूत्र है बच्चों, ये इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, यहाँ पर u इंटू भी को लघुत्तम ले लो, तो u का यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ पर v का गुणा हो जाएगा, इक्वल टू 1/f, और दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दो, तो f इक्वल टू आ जाएगा u v बटे u प्लस v। इसको भी दर्पण सूत्र कहते हैं, ये भी दर्पण सूत्र है, ध्यान रखना है ना, ये भी दर्पण सूत्र। पता चला परीक्षा में उसने ऐसा दे दिया, आप डिस्टर्ब हो गए, उसने कह दिया सिद्ध कीजिए f इक्वल टू u v अपॉन u प्लस v। बस हमारे ना परीक्षा में तो कैसा भी आ सकता ना, परीक्षा में आ गया कि सिद्ध कीजिए f इक्वल टू यू भी अपॉन यू प्लस भी, तो यही डेरिवेशन करना है, लास्ट में 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, दिक्कत नहीं कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 चीजें यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारी एनसीईआरटी की बुक हमारे पास है, एनसीईआरटी की बुक, तो
तो इसमें आपको ये दो ही सूत्र हैं, वो है ना, गोलीय दर्पण की दो ही चीजें आपको यहाँ पर आई हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी आई हैं? तो एक तो आपको इसमें सिद्ध करने को आया है वही, आप देखें F इक्वल टू आर बाई टू, F इक्वल टू आर बाई टू, ये फोकस विभक्ता त्रिज्या में समझ दर्पण समीकरण ये है, तो दर्पण समीकरण ये है, तो दर्पण समीकरण आपको प्रूफ हो गया। तो दो चीजें आपको इसमें आई हैं, इसमें दर्पण सूत्र। इसके बाद क्या है इन्होंने, इसके बाद इन्होंने इसमें सीधा क्या दे दिया आपको, अपवर्तन दे दिया है, बस दो एग्जाम्पल, इसके बाद सीधा अपवर्तन है, अपवर्तन, तब और कुछ उसमें है नहीं है, सिर्फ अपवर्तन है। तो बस एक आध दो चीजें और अपन इसकी देख करके और सीधे अपवर्तन पर आ जाएंगे, है ना, अपवर्तन। तो एक दो चीजें और क्या बताना है, तो पहले मैं आपको बता हूँ रैखिक आवर्धन क्या कहलाता है। रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन, ये चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। जैसे रैखिक आवर्धन होता है, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। बस ये दो, ये परिभाषा आपको इसकी क्या रखना है, याद रखना है। क्या होता है रैखिक आवर्धन? रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन भी कहते हैं इसको। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अगर आपको आ गया कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, रैखिक आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा क्या लिखना है बच्चों, आपको लिखना है किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब के संगत वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को मैं I मान लेता हूँ, एम और इसको O मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट, तो m बराबर I बटे O हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, I बटे O। अब अगर हम इसको दर्पण के लिए और दूरियों के पदों में लेते हैं तो m बराबर सूत्र प्राप्त होता है -v बटे u, ये दूरियों के पदों में। ये भी आपको याद रखना है, ये निकालने को नहीं आना है आपको क्योंकि उसमें है नहीं है एनसीईआरटी में। तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई को I और वस्तु की लंबाई को O लिखें तो m बराबर I बटे U। अब इसी को जब हम P और V के पदों में निकालते हैं तो m बराबर आता है -v बटे U, ठीक है ना, ये है। अब एक और इनके दो सूत्र और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं क्योंकि काम आ जाते हैं, ठीक है ना। एक सूत्र होता है हमारा U V और F के पदों में, V और F के पदों में m बराबर F माइनस V बटे F, F माइनस V बटे F। एक सूत्र ये होता है, ये काय के रूप में है, ये है m V और F के रूप में, m V और F के रूप में। तो एक और सूत्र होता है हमारा m बराबर F बटे F माइनस U, एक सूत्र है। तो रैखिक आवर्धन के कितने सूत्र हैं हमारे पास, चार सूत्र हैं, चार, ठीक है ना। कौन सा सूत्र कब यूज करना है ये अपन को आना चाहिए, ये परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या है पहला, रैखिक आवर्धन का पहला परिभाषा है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात m बराबर I बटे U। E और V के रूप में इसका सूत्र होता है m बराबर -v बटे U। V और F के रूप में इसका सूत्र होता है m बराबर v माइनस f बटे F, और F और U के रूप में सूत्र होता है m बराबर f बटे f माइनस U। तो ये हमारे पास इसके चार सूत्र हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है रैखिक आवर्धन के बारे में। कल हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, ठीक है। सभी को नमस्कार।